तो आज हम रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर, रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी हमारे पास होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एटीपी के अंदर। जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज जो टूटता है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर टूटता है। अच्छा, अब ये किसके अंदर हो सकती है भाई? ये प्लांट के अंदर भी हो सकती है और एनिमल के अंदर भी हो सकती है। प्लांट और एनिमल, इन दोनों के अंदर हो सकती है। अगर प्लांट के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट रहा है तो वो किस में टूटेगा? इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर। और अगर एनिमल के अंदर टूट रहा है तो वो किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। अगर प्लांट रेगुलरली बहुत देर तक एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी और ये उधर खत्म नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट के लिए ये नुकसानदेह है। और एनिमल के अंदर ये लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? देखें, एनिमल के अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, देखें एन मींस क्या होता है? विदाउट। एन मींस विदाउट। एरोबिक, एरोबिक को हम इधर लगा लोगे ऑक्सीजन या एयर, भाई विदाउट एयर ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अगर एनिमल के अंदर हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड में टूटेगा, और लैक्टिक एसिड किधर जमा हो जाता है? मसल्स के अंदर। और मसल्स के अंदर जो फटीग, जो थकावट पैदा करता है, वो कौन करता है? हमारा लैक्टिक एसिड। अब ये होता कैसे है एनिमल के अंदर? देखो, एनिमल जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता है तो उसके अंदर ये क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन इतना उसको नहीं मिल रहा होता है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो टूटे। जब एक्सरसाइज करता है इंसान बहुत ज्यादा ना, तो उसको उसको इतना ऑक्सीजन नहीं मिलता कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलता फिर भी ग्लूकोज टूटता है तो वो किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में। और एक और बात याद रखनी है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो मिलती है वो कम मिलती है। एनर्जी जो मिलती है वो कम मिलती है क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो मिलती है वो पूरी मिलती है, ज्यादा मिलती है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीजन का इसके अंदर क्या होना? ऐड होना, और ऐड होकर इसको क्या करवाना? तोड़ना वगैरह, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और एनर्जी क्या है हमारे पास? ये एटीपी। ये एटीपी कितने मिलते हैं? जब एक ग्लूकोज पूरा टूटता है तो एटीपी कितने मिलते हैं? 38। कितने एटीपी? 38। ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। इसके अंदर ना बहुत लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम चीजें। भाई एक हमारे पास रेस्पिरेशन होती है, एक हमारे पास होती है ब्रीथिंग। इसको आज हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखें भाई रेस्पिरेशन हमने देख लिया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का क्या होना? ब्रेकडाउन होना। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग क्या होती है कि एयर का इन होना और आउट होना, इन एंड आउट ऑफ एयर। एयर जो इन होती है उसे बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, ठीक है। और एयर जो आउट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, इनहेलेशन। एक्सपायरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सहलेशन, एक्सहलेशन। याद रख लो, रेस्पिरेशन जो होती है वो किधर होती है? ऑर्गेनेल के अंदर। किधर होती है? ऑर्गेनेल। और ऑर्गेनेल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपने माइटोकॉन्ड्रिया के चंद नाम याद रखने। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है पिलियोमार्फिक, पिलियोमार्फिक। पिलियोमार्फिक होता है कि इसकी काफी शेप होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का तीसरा नाम आपने याद रखना है कॉन्ड्रियोजोम, कॉन्ड्रियोजोम, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस।
आधा खुद मुख्तार होता है क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। इसे ही हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई। और एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, याद रखें, क्योंकि ये एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि ये बैक्टीरिया था माइटोकॉन्ड्रिया पहले, आज ये क्या हो गया है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है। ठीक है, ये इवोल्यूशन की एक थ्योरी है उसके अंदर। वैसे ना मैं आपको समझा दूं कि इसमें होता क्या था कि एक एन एरोबिक लार्ज बैक्टीरिया क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो वो उसको संभाल के रखता है अपने पास। वो एरोबिक बैक्टीरिया एज अ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, काम आता है। इसकी एविडेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, और वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जैसा बैक्टीरिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है 70s, जैसा कि बैक्टीरिया के पास होता है 70s। तो ये कुछ थ्योरीज हैं एंडोसिम्बायोटिक, ये मैं आपको सेल वाले चैप्टर के अंदर समझाऊंगा। अच्छा, इसकी और भी नाम है भाई, इसे हम कहते हैं ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, यूनिवर्सली प्रेजेंट, यूनिवर्सली प्रेजेंट। ठीक है, ऑलवेज इन मोशन, यूनिवर्सली प्रेजेंट, ये सारे इसके नाम है। ठीक है, और भी इसके चंद नाम है, वो भी आपने क्या करना है, याद रखना है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अभी देखो ना, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग वाला प्रोसेस जो होता है वो किसमें होता है, ये तो हो गया ऑर्गेनल के अंदर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग वाला होता है ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन कौन सा, हमारे लंग्स, फेफड़े। ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, याद रख लें भाई। सबसे पहले क्या आते हैं, नोस्ट्रिल्स। भाई कैसे ब्रीथिंग स्टार्ट होती है, एयर कहां से हम हासिल करते हैं भाई, नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आती है, नेजल केविटी। नेजल केविटी के बाद क्या आती है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन ट्यूब फॉर फूड एज वेल एज एयर। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद क्या आता है, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन आता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल। ठीक है, इसके बाद आता है एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है एल्व्यूलाई। इसके बाद आती है ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज। अब होता क्या है कि नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन इंटर होता है, एयर इंटर होती है, पहुंचती पहुंचती किधर आती है, ब्लड की कैपिलरीज के पास। ब्लड की कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर वो घूमता है। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर जाता है। अब ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा, 38 एटीपी। ये 38 एटीपी कैसे बनेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर क्या करते हैं, सारे को डिकोड करते हैं कि ये प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है, इधर देखते हैं हम सारे को। भाई देखें, देखें रेस्पिरेशन को देखते हैं। भाई रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। और हम कौन सी रेस्पिरेशन देख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है क्रेब्स साइकिल, एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये याद रखनी है आपने बात। अभी देखें, ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये किधर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों किधर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, हमें पता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अभी देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। भाई हमें नजर आ रही है, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये क्या मौजूद है, स्पेस है, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर
मेम्ब्रेनस स्पेस। आप देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्ट्रेट है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, फोल्डेड है, ऐसे इनफोल्डिंग बनी हुई है। याद रख लें कि इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, क्रिस्टाई। क्या कहते हैं, क्रिस्टाई। एक हमारे पास ऑर्गेनल होता है गोल्जी बॉडी, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी ऐसे थोड़ी सी फोल्डेड होती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टर्नाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी हम क्रिस्टाई कहते हैं। ये बातें थोड़ी आपने याद रखनी है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इधर मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर याद रख लें कौन सा प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल का, क्रेब्स साइकिल। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर याद रख लें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। भाई अगर कोई आपसे पूछ ले रेस्पिरेशन के कितने प्रोसेस हैं, तो तीन, एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरी क्रेब्स साइकिल, तीसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रेब्स साइकिल याद रख लें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर के अंदर नहीं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज से 38 एटीपी, 38 एटीपी कैसे बनेंगे। एक ग्लूकोज जब पूरा टूटेगा तो इसमें से 38 एटीपी कैसे बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेज को हम इस तरफ लेकर आए। चलें इधर से स्टार्ट करते हैं। मैं देखो, नंबर वन, ग्लूकोज के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लाइकोलिसिस का। देखते हैं हम। भाई ग्लूकोज की क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज। लिसिस मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन। ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। देखते हैं अभी, जब ग्लाइकोलिसिस होगी ना, ग्लूकोज टूटेगा दो पायरोविक एसिड के अंदर। मैं देखो, ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ये ग्लूकोज जो टूटते हैं तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल के अंदर टूटता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड, ठीक है। इधर भी क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। इसके तहत ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरुविक एसिड बनते बनते क्या बनता है, एक NADH प्लस एच, एक NADH प्लस एच इधर बनेगा, ठीक है। याद रख लें कि इसके तहत एक एटीपी इधर बनता है, एक एटीपी इधर बनेगा। इसको हम डिटेल के अंदर भी देखेंगे। इसके साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल इधर बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर बनेगा। तो ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो इसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल के अंदर टूटेगा। कितने, तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल के अंदर, ये तीन कार्बन है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल। कौन से, पायरोविक एसिड वाले। कौन से, पायरोविक एसिड। और क्या बनेगा साथ में, एक NADH प्लस एच, एक एटीपी, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर। मींस अगर मैं टोटल ग्लाइकोलिसिस का निकालूं तो उसमें क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस में दो पायरोविक एसिड बनेंगे, ठीक है, दो NADH प्लस एच बनेंगे, दो एटीपी बनेंगे और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब क्या होगा कि ये जो पायरोविक एसिड है ये फर्दर आगे जाएंगे। भाई आगे कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस के बाद आ जाती है क्रेब्स साइकिल। अभी देखें, पायरोविक एसिड ना एक लड़की है, इसने जाना है अपनी कजन के शादी के घर, ठीक है, कजन के घर उसकी क्या है, शादी है, तो उधर जाना है, या दोस्त की शादी में उसने जाना है, ठीक है, ये लड़की है। अब लड़की है तो ये क्या होगी, तैयार होगी, तैयार होकर जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी, लड़का थोड़ी है जो ऐसे ही मुंह उठा के चला जाए, ठीक है। तो ये लड़की है तो ये कुछ तैयार होगी, तो पायरोविक एसिड पहले अपने आप को क्या करेगा, तैयार करेगा। भाई क्या होगा कि पायरोविक एसिड तीन कार्बन वाला था एलिमेंट, इसमें से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है, और इसमें से क्या रिमूव होंगे, दो हाइड्रोजन, दो H प्लस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी कार्बो ऑक्साइलेशन। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, डी कार्बो ऑक्साइलेशन। ये याद रखनी है आपने बात। डी मीन्स क्या होता है, रिमूव, कार्बो ऑक्साइलेशन मीन्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, और साथ में क्या रिमूव हुए, 2H प्लस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं इस प्रोसेस को मिलाऊं कि पायरोविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब रिमूव होती है डी कार्बो ऑक्साइलेशन, और
हाइड्रोजन रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। अगर मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को लिखूं कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बो ऑक्साइलेशन। ये बात आपने याद रखनी है। ऑक्सीडेटिव मींस हाइड्रोजन का रिमूव होना, डीकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। अब जब तीन कार्बन डाइऑक्साइड, तीन कार्बन वाले पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड या एक कार्बन जब निकल जाता है, तो इधर कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा? दो कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एसिटाइल। क्या कहेंगे? एसिटाइल। तो लड़की क्या हो गई है? अब पायरुविक एसिड से एसिटाइल में कन्वर्ट हो गई है, लड़की तैयार हो गई है। अब इस लड़की को छोड़ने इसके दोस्त के घर कोई ना कोई तो जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल इसका भाई जाएगा इसको छोड़ने, ऐसे तो अकेली तो नहीं जाएगी। तो इसको छोड़ने के लिए क्या आता है? को एंजाइम ए। ये को एंजाइम ए इसका भाई है, इसको किधर छोड़ने जाएगा? लड़की के दोस्त के घर जो शादी है उसके अंदर छोड़ने जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए आ गया। ये को एंजाइम ए क्या है? ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम है। इसके अंदर कौन सा हमारे पास एलिमेंट होता है? सल्फर। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए, ड्राइव फ्रॉम विटामिन B12। उसको खैर आप छोड़ दें। खैर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जाएगा इसको छोड़ने किधर? क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब जैसे ये क्रेब्स साइकिल के अंदर छोड़ने जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये किसको छोड़ेगा? एसिटाइल को छोड़ेगा ना भाई, खुद तो वापस आ जाएगा भाई। भाई अगर अपनी सिस्टर को छोड़ने गया है दोस्त के घर जो शादी है, क्या खुद भी चला जाएगा के साथ? भाई नहीं, सिस्टर को लेकर आया हूं, खुद भी चला जाऊंगा घर पे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कोएंजाइम ए वापस चला जाता है एसिटाइल को क्रेब साइकिल के अंदर छोड़कर। अब क्या होगा कि ये पूरा प्रोसेस होगा, ये क्रेब साइकिल में आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि एसिटाइल जब इधर तक पहुंचेगा क्रेब साइकिल के अंदर, ऐसे प्रोसेस पूरा जब घूम जाएगा, उसके अंदर क्या होगा? याद रख लें, 3 NADH+H बनेंगे, एक FADH+H बनेगा। ठीक है, इसके तहत एक ATP बनेगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि पायरुविक एसिड एक था या दो थे? एक पायरुविक एसिड ये, एक पायरुविक एसिड ये। आप मुझे बताएं पायरुविक एसिड कितने थे? दो। ठीक है, जब एक पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर जाता है तो कितने NADH+H बनते हैं? 3। कितने FADH+H बनते हैं? 1। कितने ATP बनते हैं? 1। जब दो पायरुविक एसिड होंगे तो कितनी क्रेब साइकिल चलेगी, या क्रेब साइकिल को कितनी मरतबा चलना पड़ेगा? 2 मरतबा। उसके तहत कितने NADH+H बनेंगे? 6 NADH+H बनेंगे, 2 FADH+H बनेंगे और 2 ATP बनेंगे। ठीक है, हमने ग्लूकोज के टूटने से, कंप्लीट टूटने से, ग्लूकोज के कंप्लीट टूटने से 38 ATP जो बनते हैं, इसको हमने क्या करना है? साबित करना है। इसको हमने क्या करना है? साबित करना है। तो थोड़ा सा इधर नीचे पेज की जगह बनाए हम। ठीक है, तो देखें अभी, अब हम देखते हैं कि कितने हमारे पास NADH+H बने, कितने FADH+H, कितने ATP बने। भाई देखें, जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी, जब क्या हुई थी? ग्लाइकोलिसिस, तो कितने NADH+H बने थे? भाई 2 NADH+H। जब पायरुविक एसिड एसिटाइल में कन्वर्ट होता है, देखें इधर, इधर 2 हाइड्रोजन निकले थे, इन 2 हाइड्रोजन को लेने कौन आता है? याद रखने, NAD आता है। NAD लेने आता है इन दोनों हाइड्रोजन को, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH+H के अंदर, NADH+H के अंदर। एक NADH+H इधर बना। आप मुझे बताएं पायरुविक एसिड हमारे पास एक है या दो है? भाई हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है, तो ये NADH+H कितने बनेंगे? जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल के अंदर कन्वर्ट होगा तो एक पायरुविक एसिड से एक NADH+H, 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH+H। ठीक है, तो 2 NADH+H इधर बन गए हमारे पास। 2 NADH+H पायरुविक एसिड जब एसिटाइल में कन्वर्ट होता है तो कितने हो गए? 4 NADH+H। फिर इसके बाद जब पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर, पायरुविक एसिड नहीं सॉरी, हमारे पास कौन सा? एसिटाइल। कौन? एसिटाइल। जब क्रेब साइकिल के अंदर जाता है तो उसके तहत, एक एसिटाइल के तहत कितने NADH+H बनते हैं? 3। हमारे पास कितने एसिटाइल हैं? 2। तो इनके तहत कितने NADH+H बनेंगे? 6। तो हमारे पास टोटल NADH+H कितने बन गए? 10 NADH+H। हमारे पास FADH+H, कहीं पर भी आपको FADH+H ऊपर नजर नहीं आएंगे, ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी नजर नहीं आएंगे, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल के अंदर कन्वर्ट होता है तब भी नजर नहीं आएंगे, हाँ क्रेब साइकिल के अंदर नजर आएंगे। देखें, जब एसिटाइल, एक एसिटाइल क्रेब साइकिल के अंदर घूमता है तो एक FADH+H,
कितने एसिटाइल है? 2 एसिटाइल है। तो 2 एसिटाइल जब घूमेंगे तो कितने FADH प्लस H बनेंगे? 2 FADH प्लस H। अच्छा, अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम एटीपी देखते हैं। भाई देखो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी कितने बनते थे? भाई एक एटीपी ये, एक एटीपी ये, 2 एटीपी। अच्छा, इसके बाद हमने देखा क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर कितने एटीपी बनेंगे? एक एसिटाइल जब घूमेगा क्रेब साइकिल के अंदर एक एटीपी, दूसरा एसिटाइल घूमेगा फिर 2 एटीपी, एक एटीपी और बनेगा। तो मींस के क्रेब साइकिल के अंदर भी हमारे पास 2 एटीपी और ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास कितने? 2 एटीपी। 2 एटीपी हमारे पास मिले ग्लाइकोलिसिस में, 2 एटीपी हमें मिले क्रेब साइकिल में। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक NADH प्लस H जो होता है, एक NADH प्लस H जो होता है हमारे पास, उसके अंदर कितने एटीपी बना सकता है? एक NADH प्लस H वो बना सकता है 3 एटीपी। एक FADH प्लस H कितने बना सकता है? हमारे पास 2 एटीपी। तो आप मुझे बताएं कि 10 NADH प्लस H कितने एटीपी बनाएंगे? 30 एटीपी। 2 FADH प्लस H कितने बनाएंगे? 4 एटीपी। और 2 और 2 4, तो ये हमारे पास हो गए। आप मुझे बताएं टोटल एटीपी कितने हो गए? 38 एटीपी। कितने? 38 एटीपी। तो हमारे पास एक ग्लूकोज जब टूटते हैं तो कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं हमारे पास। अच्छा, आप कहेंगे सर कि आपने ग्लाइकोलिसिस समझा दिया, क्रेब साइकिल समझा दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कब समझाएंगे? देखें इधर बात सुने। ये जो NADH प्लस H है ना और FADH प्लस H, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वहां पर ये एटीपी बनते हैं। और ये कैसे बनेंगे इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। आज हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे, कल हम क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इंशाल्लाह क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, तो इधर हम किसको देखते हैं? अब ग्लाइकोलिसिस को हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। ठीक है, तो इधर हम किसको पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस को। देखें इधर, भाई ग्लाइकोलिसिस के अंदर होगा क्या? ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर हम पढ़ेंगे? डिटेल के अंदर। देखो, होगा क्या ग्लाइकोलिसिस के अंदर कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ना, इसके अंदर शुरू में क्या होगा? एक एटीपी जो होगा वो किसके अंदर टूटेगा? एडीपी के अंदर। और किसके अंदर? फास्फेट के अंदर। ये फास्फेट किसको मिलेगा? ग्लूकोज को। ये ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? याद रख लें, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये इसके छठे कार्बन के ऊपर फास्फेट लगेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट मींस के छठे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? फास्फेट लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने ही आइसोमेर के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट। याद रख लें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमेर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, मैं आपको बताता हूं आइसोमर क्या होते हैं। भाई ये ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज। ये दोनों क्या है? आइसोमेर है। आइसोमर वो होते हैं जिनका फार्मूला क्या हो? सेम, और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो सेम होता है C6H12O6, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज एक और होता है गैलेक्टोज भी। ठीक है, अच्छा, अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा कि इधर एक और एटीपी आकर टूटेगा। एटीपी किस में टूटेगा? एडीपी में और फास्फेट में। अब ये फास्फेट किसको मिलेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट को। ठीक है, अभी जैसे मिलेगा तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होगा वो मैं F लिख रहा हूं फ्रक्टोज की जगह, 1,6 बाय फास्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? भाई आप मुझे बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर है, तो फ्रक्टोज के अंदर जितने कार्बन उतने ग्लूकोज के अंदर कार्बन, तो फ्रक्टोज के अंदर कार्बन कितने होंगे? 6। अभी देखो 1 2 3 4 5 6। अभी देखो इस कार्बन पे पहले ही फास्फेट लगा हुआ है, भाई ये फास्फेट लगा हुआ था। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट या फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एक और फास्फेट आ गया, एटीपी टूटा एडीपी में और फास्फेट में। अब आप मुझे बताएं, छठे कार्बन के ऊपर तो फास्फेट लग गया, अब कौन सा कार्बन बांधा नजर आ रहा है हमें? फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? फास्फेट। इसको हम कहेंगे फ्रक्टोज 1 के ऊपर फास्फेट, 6 के ऊपर फास्फेट, इसको हम बाइफास्फेट भी लिख सकते हैं, या फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट भी लिख सकते हैं। इधर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनर्जी
इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि इसके अंदर हमने कितने एटीपी खर्च किए? 2। भाई इधर तक जो फेज है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसके अंदर हमने एनर्जी लगाई है, इसके अंदर हमने 2 एटीपी यूज किए। इसके बाद क्या होगा? एनर्जी यील्डिंग फेज। इसके बाद हमें एटीपी मिलेंगे, इसके बाद हमें क्या मिलेंगे? एटीपी मिलेंगे। ये बात आपने क्या करनी है? जहन के अंदर रखनी है। अब क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होगा ये टूटेगा। ये टूटेगा किसके अंदर? याद रख ले, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, अल्डिहाइड 3 फास्फेट। और याद रख लो दूसरा क्या होता है हमारे पास? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। देखिए इस चैप्टर के अंदर नाम मुश्किल है, बाकी और कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ GA3P। डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट को DHAP लिख सकता हूँ। आप मुझे बताएं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने थे? 6 थे ना भाई, 6 कार्बन थे। ये क्या होगा? बीच में से इधर से क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाता है तो एक से क्या बन जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट दूसरे 3 कार्बन से बन जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमेर क्या होते हैं? जिनका फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि आइसोमर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट में। पहले ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने थे? 1। अब ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने हो जाएंगे? याद रखो, अब कितने हो जाएंगे? 2। ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट को GA3P में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बताऊं, ग्लाइकोलिसिस का नाम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना बीच में से, वो इसी फेज की वजह से बना है। इस प्रोसेस की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से बना है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बीच में से टूट जाता है, जिससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट बनते हैं। ये बात आपने क्या करनी है? जहन के अंदर रखनी है। अच्छा आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो है ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है इसके अंदर क्या आएगा? एक हाइड्रोजिनेज एंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। इधर क्या आएगा हमारे पास? एक डीहाइड्रोजिनेज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन को इसमें से क्या करवाएगा? रिमूव करवाएगा। हाइड्रोजन को इसमें से क्या करवाएगा? रिमूव करवाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? NAD। NAD। देखो इधर बात सुने, इधर ना एक कोएंजाइम आएगा। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताऊं, समझाऊं, थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि इधर आएगा कोएंजाइम। इधर थोड़ी सी मैं आपको बात समझाता हूं भाई, इधर होगा क्या असल में। इधर आएगा कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या बोलते हैं? को मींस होता है विथ एंजाइम। अभी विथ विथ कौन सी चीज है? NAD है। NAD जो होते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ड्राइव होता है विटामिन से। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, जो हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। ठीक है, और ये किस एंजाइम के साथ आएगा? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा? इस ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट में से हाइड्रोजन निकालेगा। NAD उस हाइड्रोजन को क्या करेगा? कैच करेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे। चले बात क्लियर हो गई। ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट में से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? याद रख लें कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, इन 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा कौन? NAD। NAD जब इन 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH+H के अंदर। ठीक है, जो ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट से निकले। इधर भी क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, जो इसमें से क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन निकालेगा। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, साथ में कौन आएगा? NAD आएगा। NAD इन दोनों हाइड्रोजन को पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH+H के अंदर। NADH+H के अंदर। अब ये ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इधर थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन बात समझ आ गई हमें। ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर। ये याद रख लेना, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर, जब इसमें से 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ग्लिसरेट 3 फास्फेट, ये भी क्या है? ग्लिसरेट 3 फास्फेट। अब क्या होगा कि ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से एक फास्फेट लेगा, एक फास्फेट लेगा, ग्लिसरेट 3 फास्फेट।
इधर भी क्या करेगा, एक फास्फेट लेगा साइटोप्लाज्म से। अब ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर कार्बन कितने, 3। भाई कार्बन कितने इसके अंदर, 3 कार्बन है। देखिए मैं आपको थोड़ा इधर समझाऊं एक चीज कि इसके अंदर 3 कार्बन, इधर समझ लेते हैं। भाई ये एक कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, तीसरे कार्बन पे फास्फेट लगा हुआ था जिसे ग्लिसरेट 3 फास्फेट कहते हैं। अब इसने एक और फास्फेट लिया है साइटोप्लाज्म से, ये नंबर 1 कार्बन पे फास्फेट लगेगा। अब ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट लिख सकते हो। 1 पे लग गया ना कार्बन, 1 कार्बन पे फास्फेट लग गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ग्लिसरेट 1,3 बाय फास्फेट। अच्छा देखें, जो न्यू बुक है सिंध की उसके अंदर ये डिटेल में नहीं है टॉपिक, ओल्ड बुक के अंदर है। तो न्यू बुक के हिसाब से या ओल्ड बुक के हिसाब से हमने क्या करना है, टॉपिक को क्लियर करना है। एमडी गेट के अंदर टॉपिक दिया होता है, ये नहीं कि जहां से भी पढ़ो, उसको क्लियर करना है हमने, सिंध से, पंजाब से, हर जगह से। ठीक है, तो ये ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट से क्या होगा अब, कि इसमें से फास्फेट रिलीज होगा। इसमें से क्या होगा, फास्फेट रिलीज होगा, इसमें से फास्फेट रिलीज होगा। इस फास्फेट को लेने कौन आएगा, एडीपी। एडीपी इसको लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। ये फास्फेट निकला, इस फास्फेट को लेने कौन आएगा, याद रखें, एडीपी। एडीपी इस फास्फेट को ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखें, ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर। ठीक है, 1 वाला फास्फेट क्या हो गया, ये रिमूव हो गया और ये रिमूव होकर एडीपी से मिला और एटीपी बन गया। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा ग्लिसरेट 3 फास्फेट में। ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट 3 फास्फेट में। ये याद रखनी है आपने। अब क्या होगा कि ग्लिसरेट 3 फास्फेट, ये फास्फेट कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, भाई इधर दोबारा हम बना लेते हैं। ये फास्फेट तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। अब ये कहते हैं कि फास्फेट मैंने तीसरे कार्बन पे नहीं रहना, मैंने किधर आना है, दूसरे कार्बन पे। तो ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट से इसको मैं ग्लिसरेट 2 फास्फेट लिख सकता हूँ, भाई ग्लिसरेट 2 फास्फेट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लिसरेट 2 फास्फेट से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें से क्या होगा, रिलीज होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरेट 2 फास्फेट फास्फोइनोल पायरोविक एसिड के अंदर। इतना मुश्किल नहीं है, बस स्टेप याद रखने हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड के अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर। ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। ये बात आपने याद रखनी है। अब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से भी एक फास्फेट निकलेगा, इस फास्फेट को लेने एडीपी आएगा, एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। एटीपी एक इधर बना, इस फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से भी एक फास्फेट निकलेगा, इस फास्फेट को लेने एडीपी आएगा, एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड के अंदर। ये पायरुविक एसिड, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, पायरुविक एसिड। आप मुझे बताएं, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड के अंदर टूटता था, 2 के अंदर। इधर हम सारा मसला हल करेंगे। अब चीजों को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। भाई देखो, ये हमने पढ़ा पायरुविक एसिड के बारे में। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ग्लूकोज के अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। आप मुझे बताएं कि 2 पायरुविक एसिड बने या नहीं बने, भाई आप बताएं मुझे, ये एक पायरुविक एसिड, ये दूसरा पायरुविक एसिड। आप मुझे बताएं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर साथ में कितने NADH प्लस H बनते हैं, एक NADH प्लस H, एक और एक इधर 2 NADH प्लस H। आप मुझे बताएं इस प्रोसेस के अंदर, ये वाला प्रोसेस, जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन को लेने कौन आता है, NAD। NAD किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH प्लस H में। इधर भी यही प्रोसेस होता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की, और NAD किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH प्लस H में। कितने NADH प्लस H बन गए हमारे पास, 2। अच्छा अब बात आती है कि एटीपी कितने बन रहे हैं। एटीपी से पहले वाटर को देख लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होते हैं। आप मुझे बताएं, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज हुआ, आप मुझे बताएं ये वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज हुआ, हो गया। अच्छा इसके बाद आ जाती है बात एटीपी में। आप कहेंगे सर एटीपी जो है हमारे पास, एक एटीपी ये, एक एटीपी ये, जब ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो एटीपी फास्फेट रिलीज होते हैं, एटीपी 2 इधर बन गए। अच्छा आप कहेंगे सर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जब पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी इधर, एक एटीपी इधर, इधर तो टोटल 4 एटीपी बन रहे हैं, आपने 2 लिखवाए। भाई देखें, हमने देखा था कि एनर्जी यील्डिंग फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर हमने कितने एटीपी लगाए थे, एक एटीपी ये,
लगाया हमने, और हमने इसके बाद एक एटीपी ये लगाया, 2 एटीपी हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर लगाए। इसके बाद ये दूसरा फेज, ये वाला, ये जो हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, गिचमिच कर दिया है, इसके अंदर ये वाली, ये फेज को हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज। इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यील्डिंग फेज कहते हैं। इस एनर्जी यील्डिंग फेज के अंदर हमें कितने एटीपी मिले, 1 2 3 4। हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी लगाए, एनर्जी यील्डिंग फेज के अंदर हमें 4 एटीपी मिले, तो नेट आउटपुट क्या हुआ हमारे पास। अगर मैं आपको कहता हूं, आप किसी को 2000 देते हैं, ठीक है, 2000 दे के इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, आपको उसमें 4000 मिलते हैं, तो आपको फायदा कितना हुआ 2000 का। तो हमने 2 एटीपी लगाए एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में, हमें 4 एटीपी मिले एनर्जी यील्डिंग फेज के अंदर। तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। मैं आपको इधर थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस दोबारा समझा देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 पायरोविक एसिड के अंदर कैसे होता है, ग्लूकोज को सबसे पहले रिएक्टिव बनाना होता है, एटीपी आता है, एटीपी टूटता है एडीपी में और फास्फेट में, एक फास्फेट मिलता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को दोबारा एक एटीपी आता है, एडीपी में टूटता है और फास्फेट में टूटता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 2 एटीपी लगाते हैं। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, 3 कार्बन वाले ग्रुप में। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले एक था, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, मींस हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन को लेने कौन आता है, एनएडी, NADH+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑक्सीडेशन करवाता कौन है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरेट 3 फास्फेट एक साइटोप्लाज्म से फास्फेट लेता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट। ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट, इसमें से फास्फेट निकलता है ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट में से, तो ये किसमें दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर, ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर। अब ये तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट रहना नहीं चाहता, तो तीसरे कार्बन से कौन से पे आ जाता है, दूसरे पे, ग्लिसरेट 2 फास्फेट। इधर से जो फास्फेट निकला था 1,3 बाइफास्फेट से, वो एडीपी आता है, एडीपी से एटीपी बनता है। ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट से फास्फेट निकला, एडीपी आया, एटीपी बन गया, ये इधर ग्लिसरेट 3 फास्फेट। मैंने आपको बता दिया तीसरे फास्फेट से फास्फेट किधर जाता है, दूसरे फास्फेट पे, ग्लिसरेट 2 फास्फेट बन जाता है। ग्लिसरेट 2 फास्फेट से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड के अंदर। फास्फोइनोल पायरोविक एसिड से फास्फेट निकलता है, एडीपी आता है, एटीपी में कन्वर्ट। इधर फास्फोइनोल पायरोविक एसिड से फास्फेट निकलता है, एडीपी आता है, एटीपी में कन्वर्ट, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरोविक एसिड के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।